तो कल हमने लास्ट सूत्र पढ़ा था ये अन्यारादि करते दिक शब्दांश उत्तर पदा जाहि युक्ते, जिसमें मुख्य मुख्य शब्द अन्य, आरात, इतर, रीते और दिशा के अर्थ में रूढ़ शब्द, अंचु उत्तर पद वाले शब्द, आज प्रत्यय और आहि प्रत्यय, इन सब में पंचमी विभक्ति का योग हो रहा था। एग्जाम्पल भी देख लेते। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सूत्र है अपरिवर्जने। ये फिर से वही कर रहा है। हमने कर्म कारक में एक संज्ञा पढ़ी थी, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा के योग में क्या हो रही थी? द्वितीय विभक्ति हो रही थी। यहाँ फिर से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है। ठीक है, तो कर्म परिवर्जनीय संज्ञा कहाँ हो रही है? यहाँ पहला सूत्र है अपरिवर्जने, यानी अप और परि अगर वर्जन अर्थ में हो तो उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है, अभी यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने का यूज क्या है तो हम आगे वाले में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक और कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है, वो हो रही है आंग मर्यादा वचने, यानी आंग की मर्यादा वचन में हो। मर्यादा और अभिविधि अर्थ में दुष्ट आंग, आंग अगर मर्यादा और अभिविधि अर्थ में दुष्ट हो या उसमें हो तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होता है। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा कौन कौन तीन हुए? अप, पूरा अप है, यहाँ हलंत नहीं है, परि और आम। शर्त क्या है इनके कर्म प्रवच्य होने की? इन दोनों को वर्जन अर्थ में होना चाहिए, और आम को क्या होना चाहिए? मर्यादा अर्थ में, मर्यादा या अभिविधि कह सकते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा? नेक्स्ट सूत्र देखें, इसको ये पूरा करेगा सिचुएशन को कि पंचम यंग अपांग परि भी, क्या अप आंग परि भी है, यानी अप आंग और परि, ये सीक्वेंस देखते हुए इन तीनों में भी करके चतुर्थी लगाई है। इसका मतलब है ये तीनों के अंदर क्या हो रही है? पंचमी हो रही है। कब? कर्म प्रवचनीय होने पर। यहाँ एक सिर्फ सारे कर्म प्रवचनीय के अंदर नहीं कर रहा है, कर्म प्रवचनीय होने पर द्वितीय विभक्ति होती है, ऐसा सूत्र द्वितीय में आता है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि कर्म प्रवचनीय इन तीनों वर्ड में अगर होगा तो उसमें पंचमी होगी, इसलिए ये किसी का वर्जन नहीं कर रहा है, ये ध्यान में रखना। तो अप, आंग और परि अगर ये तीन कर्म प्रवचनीय हैं तो इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, तब शर्त क्या थी? अप और परि की तो क्या थी? वर्जनार्थ, और आंग की मर्यादा वचन या अभिविधि। अब देखे, अप हरे संसार है ना, अप हरे संसार, हरे संसार को वर्जन करता है। अब इस वर्जन करने का अर्थ होने की वजह से हरि को छोड़कर ही संसार है। एग्जैक्टली अर्थ होगा हरि को छोड़कर ही संसार है। यहाँ जो ये अप है ये वर्जन अर्थ बता रहा है, तो इसकी क्या होगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। इसकी वजह से जो ये हरि है इसको पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्यों? ये कर्म प्रवचनीय है, अप है। अप अगर कर्म प्रवचनीय हो तो उसमें उसके जो साथ में होगा उसकी पंचमी होगी। वैसे के वैसे परि हरे संसार है, इसका भी अर्थ यही है, हरि के छोड़कर ही संसार है, तो इसमें फिर से हरि। अपादान कारक में जो ये पंचमी विभक्ति लगती है इसका अर्थ हम हिंदी में क्या करते हैं? पंचमी जिसमें भी लगी होगी वो क्या अर्थ करेगी? घोड़े से गिरता है, वृक्षात 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 पत्रम पतति, अश्वात पतति, तो क्या कहते हैं? से लगाते हैं, पीछे लगाते हैं, तो हरि से ही संसार है। फिर आमुक्ते संसार, यहाँ आंग है और वो न जो है वो एक हो जाता है प्लस हलंतियम से। ठीक है, तो आ ये कर्म प्रवचनीय संज्ञक आंग है। ठीक है,
इस वजह से इसके साथ में जो मुक्ति है उस मुक्ति को चतुर्थी विभक्ति होगी। चतुर्थी होके ये हो जाएगी मुक्तेह, तो आ मुक्तेह संसारः। इस तरह से ये दो सूत्र पहले बता रहे हैं कि किस सिचुएशन में इन दोनों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। ठीक है, और उसके बाद इन तीनों के कर्म प्रवचनीय होने पर उनके साथ पंचमी को विधान कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये तीन एग्जाम्पल को, मतलब तीन सूत्र इन तीन एग्जाम्पल को सिद्ध करते हैं। हम यहाँ मुक्ति है, जैसे मुक्ति तक संसार है, मर्यादा वचन कैसे हुआ? ये मुक्ति तक संसार है, इसका अर्थ ये है मुक्ति तक, मर्यादा मतलब लिमिटेशन लगाना। लिमिटेशन कहाँ लगा रहा है? ये संसार के लिमिटेशन लगा रहा है। किससे? मुक्ति से। इस वजह से ये मर्यादा वचन हुआ, इसीलिए आम की क्या हुई? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। इस वजह से इस मुक्ति को क्या हुआ? षष्ठी विभक्ति या पंचमी विभक्ति। ठीक है, ये समझ में आ गया ना तीनों सूत्रों का अर्थ और इनके एग्जाम्पल? यस मैम। हाँ तो ठीक है, फिर बताना तो बोल देना। है अगला है प्रतिनिधि प्रतिदान योग। प्रतिनिधि और प्रतिदान योग इनके अंदर है। क्यों? ये सब सीधा सीधा तृतीय विभक्ति। तो प्रतिनिधि और प्रतिदान में के अर्थ में अगर प्रति हो तो उसको कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ठीक है, ये फिर से कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। फिर अगला वाला सूत्र इसकी पुष्टि कर रहा है कि प्रतिनिधि प्रतिपादने च यस्मात्, कह रहा है कि प्रतिनिधि और प्रतिपाद जिससे संबंधित हो वो अगर कर्म प्रवचनीय के योग में हो तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यानी मान लो पहले प्रतिनिधि और प्रतिदान के अर्थ में प्रति को कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो रही है। ठीक है, फिर ये कह रहा है फिर से वही प्रतिनिधि और प्रतिदान की स्थिति हो और ठीक है जिससे संबंधित हो ये, तो उस कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो यानी प्रतिनिधि और प्रतिदान जिससे भी संबंधित होंगे उसमें पंचमी हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं ज्यादा अच्छे समझने के लिए। प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, अभी कृष्ण के प्रति से मतलब उसकी तरफ से प्रद्युम्न आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण की तरफ से इसका है क्या? प्रद्युम्न आएगा। प्रद्युम्न आएगा तो यहाँ क्या कह रहा है कि प्रतिनिधि और प्रतिदान ये क्या है? ये उसकी ओर से आ रहा है प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न क्या हुआ? प्रतिनिधि हुआ। तो प्रतिनिधि अर्थ में प्रति हुआ, तो इस प्रतिनिधि अर्थ में प्रति को कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई इस सूत्र से, प्रतीय प्रतिनिधि प्रतिदानियों से। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है ये कि प्रतिनिधि प्रतिपादने चाहिए यस्मात्, यानी कि जिसके संबंधित प्रतिनिधि या प्रतिदान हो। तो संबंध किससे? इसका कृष्ण का प्रतिनिधि है ना प्रद्युम्न, तो प्रद्युम्न तो कर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इप्सिततम है वो प्रतिनिधि बनने के लिए। ठीक है, वैसे यहाँ क्रिया नहीं है इससे इप्सिततम नहीं लगेगा, बट फिर भी हम इसको कर्म मान रहे हैं। कुछ इस तरह की चीज सिचुएशन बैठ रही है। किस सूत्र से है ये ध्यान में नहीं अभी। तो ये हो गया कर्म, लेकिन प्रतिनिधि किसका है? कृष्ण से। तो संबंध तो फिर किससे संबंधित प्रतिनिधि है? कृष्ण से। तो कृष्ण में क्या होगा? पंचमी विभक्ति। ठीक है, और पंचमी क्यों हुई? क्योंकि ये एक कर्म प्रवचनीय के योग में है और वो कर्म प्रवचनीय इसी से संबंध दिखा रहा है, प्रतिनिधि और प्रतिदान नामक। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं प्रतिदान के अर्थ में। थोड़ा कुछ डाउट रहा होगा तो उससे हो जाएगा। तो दूसरा एग्जांपल है तिलेबिया प्रतीयच्छति माशान।
माश यानी कि उड़द होता है और तिल तिल होते ही है, तो तिलों को देता है, तिलों के बदले वो माश देता है। ठीक है, तो एक बात है कि प्रतिनिधि जैसा हम मनुष्यों में और इसमें करते हैं ना, इसकी जगह ये जाना, वैसे कि वैसे प्रतिदान का भी अर्थ यही होता है, दान का प्रतिदान, यानी कोई कुछ दे रहा है तो उसके बदले में कुछ देना। तो जिसका प्रतिदान हो रहा है यानी बदले में हम जो दे रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिदान से उसी का संबंध है कि जिसके बदले में हम दे। तो यहाँ क्या है, तिलेभ्यः प्रतियच्छति माशान, यानी तिलों के बदले माश देता है। तो किसके किसका प्रतिदान हो रहा है? तिलों का प्रतिदान हो रहा है। पहले दान में क्या आया है? तिल। हम प्रतिदान में क्या दे रहे हैं? माश। इसलिए इनकी तो होगी कर्म संज्ञा, तो उससे हो जाएगी द्वितीया माशान। द्वितीय बहुवचन है। और तिल, तिल क्या है? प्रतिदान का हेतु। किसी के प्रति तो प्रतिदान किया जा रहा है, तिल दिए तभी तो माश दे रहे हैं हम वापस में, इस वजह से इसी के प्रति प्रतिदान हो रहा है, तो इसके अंदर पंचमी होगी। तो पंचमी बहुवचन में क्या बनेगा? तिलेभ्यः। ठीक है, अब तो ये पूरा समझ में आ गए होंगे दोनों सूत्र। आ गए ना? बस एक यस मैम की आवाज आ सकती है ना, आगे बढ़ाना इजी हो जाता है। बोल दिया करो, वापस समझाना हो तो बता दो। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। अकर्तृ पंचमी। अकर्तृ पंचमी यानी जो कर्तृ संज्ञा से रहित, अकर्तृ कर्तृ संज्ञा से रहित, अणे ऋण है, ऋण ऋण है। ठीक है, पंचमी होगी। कब पंचमी होगी? कर्तृ संज्ञा से हेतु वो जो ऋण हो, कर्तृ संज्ञा से रहित जो ऋण हो, उसके हेतुभूत रहने पर हेतुभूत ऋणवाचक शब्द से पंचमी होती है। ठीक है, हेतुभूत यानी सीधा सीधा है कि करता नहीं है सेंटेंस के अंदर, लेकिन सीधा सीधा सेंटेंस बंधा हुआ है उस हेतु के ऊपर जो एक ऋण है ना। एक ऋण एक हेतु है कि इस ऋण के कारण कुछ हो रहा है। ये एक ऐसा हेतु है जिसके कारण कोई कार्य हो रहा है, इस तरह का सेंटेंस है। उसमें कर्ता नहीं बताया हुआ, लेकिन जो काम हो रहा है वो इसके कारण हो रहा है, ऋण के कारण। तो जो हेतुभूत ऋणवाचक शब्द है, ऋणवाचक जो भी शब्द होगा उसकी पंचमी होगी। एग्जाम्पल बताती हूँ अच्छे समझने के लिए। जैसे कि अगर किसी ने 100 रुपए दिए, किसी को किस लिए क्या ऋण में दिए हैं, दिए है ना। ए ने बी को 100 रुपए दिए हैं ऋण के तौर पे। तो ये जो 100 रुपए हैं उससे ये बी इसके प्रति ऋण में बंध चुका है। ठीक है, अब अगर इन दोनों का नाम लिए बिना हम सीधा सीधा बिना कर्ता और कर्म के सेंटेंस लिखेंगे, बंधा हुआ है इस बात को, लिखेंगे क्या? शताब्दी। 100 रुपए से बंधा हुआ है। कौन बंधा हुआ है, किसके द्वारा बंधा हुआ है, ये कहीं नोटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे सिंपल जब 2 अक्षरों में हम कई बार जवाब देते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं बोलते हैं। मान लो कि ए बी से कितने ऋण से बंधा हुआ है, तो शताब्दी, ये उसका आंसर हो गया। इसलिए सेंटेंस है, सेंटेंस में इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके अंदर कर्ता नहीं है। और ऋण सूचक जो शब्द है, ऋण का हेतुभूत, वो यहाँ है। ठीक है, और यहाँ क्रिया है। तो ये जो ऋण सूचक शब्द है इसको पंचमी विभक्ति
इसको कौन सी विभक्ति होगी ये बता रहा है, ये पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है। शताद क्या, कोई उपकार से भी ऋण संबंधित हो जाता है, कोई किसी चीज से, तो उन सारी चीजों के अंदर हम ये यूज कर सकते हैं, ऋण होना चाहिए किसी चीज का। समझ में आ गया या फिर से बताऊं? फिर एक और एग्जांपल लेके बताऊं यहाँ पे? मैम फिर से बता दीजिए। इससे बता दूं? यस मैम। तो सूत्र कहता है अकर्तृ ऋणे। ठीक है, अकर्तरी ऋणे, ऋण अकर्ता युक्त ऋण में पंचमी होती है। किसमें हो रही है पंचमी? ऋण में हो रही है। कब हो रही है? जब वहां कर्ता नहीं है, ऋण का कर्ता नहीं है तब। तो अगर सेंटेंस के अंदर ऋण करने वाला नहीं है मौजूद, कर्ता वहां नहीं है, तो उसके ऋण के कारण जो कार्य हो रहा है, इस ऋण के कारण कोई कार्य हो रहा है या कोई क्रिया हो रही है, तो उस सेंटेंस में ऋण सूचक शब्द जो होगा या ऋण का हेतु अगर उस सेंटेंस में होगा, तो उसको उस क्रिया के साथ में पंचमी विभक्ति का योग बनेगा। ठीक है। कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा, जैसे कि किसी ने किसी को बुक दी, वो भी ऋण में दे दी, और वो पुस्तकात से, पुस्तक से बंधा, पुस्तक है उसकी, अभी वो बंधा हुआ हो जरूरी नहीं है ऋण में, तो फिर भी हम एग्जाम्पल में ये शताब्द था वैसे पुस्तक से किसी को अगर कोई उधार दे रहा है या ऋण दे रहा है, तो उसका कुछ फल रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि ऋण से डूबा हुआ है, यहाँ तो बंधा हुआ है, ऋण में डूबा हुआ है, ऋण के कारण को परेशान है, वो इस तरह की काफी सारी क्रिया यूज हो सकती है। यहाँ हमने यूज किया है बंधन, ऋण से बंधा होना। ठीक है, ये क्रिया हो रही है, इस क्रिया की वजह क्या है? इस क्रिया की वजह है ऋण। तो ये क्या हुआ? हेतुभूत हुआ, ये ऋण हेतुभूत हुआ। तो हेतुभूत ऋणवाचक शब्द अगर उस सेंटेंस में आ रहा है और साथ में उसका कर्ता नहीं है, तो पंचमी होगी। इसलिए इस तरह के जब भी सेंटेंस बनेंगे उनमें ऋण सूचक शब्द में तो आएगा पंचमी, फिर सीधी सीधी क्रिया। फॉर एग्जाम्पल तो करने जाएगा, कुछ सूझ नहीं रहा बद्ध कैसे का। ठीक है, मेरे को लगता है आप समझ में आ ही गया होगा, फिर भी नहीं आया तो फिर मैं कल तक यस मैम, आ गया मैम, आ गया। दूसरा सेंटेंस ढूंढ के बता दूंगी। ठीक है, आ गया फिर। ठीक है, विभाषा गुणे स्त्रियां। विभाषा का अर्थ सबको पता है, मैंने बता दिया, 2-3 सूत्रों में आया है। कारक प्रकरण के अंदर विभाषा जब भी आता है हम लोग क्या करते हैं? विकल्प करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ सीधा सीधा विकल्प हो गया। फिर बता गुणे स्त्रियां, यानी गुणे अस्त्रियां, पूर्व रूप होके ये चला गया। तो अस्त्रियां, अस्त्रियां का अर्थ क्या हुआ? स्त्रीलिंग भिन्न, स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। गुणे यानी गुणवाचक हेतु कारण शब्द हो तो। विभाषा विकल्प से, हम देख ही रहे पंचमी से पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, तो अगर स्त्रीलिंग भिन्न, स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन गुणवाचक सूचक या गुणवाचक सूचक शब्द हो, गुण या जिसका गुण कारण हो ऐसा शब्द हो, तो उस शब्द में विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है चार्डियन बद्ध,
जड़ता से बंधा हुआ है, ठीक है। ये तृतीया विभक्ति है, ये पंचमी नहीं है। तो कि किससे बंधा हुआ है? जड़ता से बंधा हुआ है। तो जड़ता क्या बता रही है? जो भी चीज बंधी हुई है ये उसका गुण बता रही है। जड़ता एक गुण है, तो ये गुणवाचक शब्द हुआ। जाड्य, तो जाड्य गुणवाचक शब्द हो रहा है। गुणवाचक शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है, इस वजह से ये इसको बराबर कर रहा है। अब गुणवाचक है, स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें विकल्प से पंचमी होगी, तो इसके दो ग्रुप बन सकते हैं, जाड़ियन बद्ध, जाड़ियात बंध। ये पंचमी एक वचन और ये तृतीय एक वचन, इसके ये दोनों सेंटेंस सही होंगे, ठीक है। क्या मांगा इसने? गुणवाचक शब्द होना चाहिए, स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, बस। गुणवाचक हो, स्त्रीलिंग नहीं हो, तो उसमें पंचमी हो जाएगी। बाकी कोई सिचुएशन नहीं दी है इसमें। ठीक है। कई बार होता है ना, जैसे गाढ़ेपन के कारण वो गिरा नहीं, या मोटा था इसलिए उसकी हड्डियां नहीं टूटी, लेकिन वो तो उसको तो फिर ये है कि उसमें यहाँ जैसे बोल सकते हैं स्थौलियन, तो उसमें स्थौलियन भी यूज सकते हैं और स्थौलियात भी बोल सकते हैं, इसकी वजह से उसको चोट नहीं आई। इस तरह से काफी सारी चीजें होती है, हमें को दिमाग में यही है, मोटे वाला ही। ठीक है। फिर ये मेरे को लगता है समझ में आ गया, नहीं आया तो पूछ लो अभी भी वापस, मैं अच्छा एग्जाम्पल लिखता होता हूँ फिर। कोई जवाब नहीं आ गया लगता है, सोचने लग जाते हैं बच्चे कि क्या जवाब दें। मैंने तो पूछे कि नहीं पूछे, मैम पूछेंगे तो वापस वैसे के वैसे बता देगी, समझ में तो फिर भी नहीं आएगा, है ना। उसी लैंग्वेज में फिर से बताएंगे तो वापस क्या समझ में आएगा। नेक्स्ट है पृथक विना नाना भी है, तृतीया अन्यतरस्याम। क्या कह रहा है ये कि पृथक, ये देखो इमोजी भेज दिए। मैं सच्ची बोलती हूँ, मुझे पता है क्या सोचते तुम लोग। और बिना, इनके पीछे भी लगाई है, तृतीय विभक्ति है, बहुवचन, तीन है ना, इसलिए पृथक बिना और नाना, इनके संपर्क में तृतीया अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम कहाँ होता है? अन्यतरस्याम विभाषा वा, ये सब के सब विकल्प बताते हैं। तो यहाँ विकल्प है और उसमें तीन विभक्तियां पॉसिबिलिटी है इन तीनों के योग में, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। जब भी पृथक बिना और नाना आएंगे, नाना प्रकार के पृथक पृथक और उसके बिना, इस तरह की चीजें, तो इनके योग में हम इन तीनों में से कोई भी विभक्ति लगा सकते हैं। जैसे पृथक ग्रामीण, पृथक ग्रामात, पृथक ग्रामो। यहाँ द्वितीया है, यहाँ पंचमी है और यहाँ तृतीया है। ठीक है, ये वाला तो आ गया होगा पक्की बात, इसमें पक्का हाथ वाली ऐसा रहेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से फ्री होते हैं, तो इनके साथ आप कैसा भी सेंटेंस यूज कर सकते हो। तो जब ऐसा होता है ना, तो हम जब ट्रांसलेशन में संस्कृत बना रहे होते हैं, तो हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि ये इसमें कौन सी विभक्ति ज्यादा फिट बैठेगी। अपन तीनों यूज कर सकते हैं, ग्रामेटिकली तीनों ठीक है, लेकिन वहां पर फिर हम दूसरी चीज देखते हैं, प्रायोरिटी हम उसको फिर यूं देते हैं कि जब जिस मैटर में हम यूज कर रहे हैं वहां कौन सी वाली ठीक रहेगी, फिर वहां दूसरी चीजें भी आ जाती है ना, इनका योग काफी नहीं होता सेंटेंस, क्योंकि यूजुअली हम ये छोटे सेंटेंस कब बनते थे? बोलचाल की भाषा में। लेकिन अगर हम लिखने में या इस तरह की चीजें यूज करते हैं, पैराग्राफ राइटिंग वगैरह, यूजुअली बड़े सेंटेंस होते हैं। हाँ, एग्जाम के पेपर के अंदर पैराग्राफ बड़े सेंटेंस का आएगा, लेकिन
शुद्धिकरण के जितने भी सेंटेंस आते हैं ना वो 3-3 अक्षर के होते हैं, 3-3 शब्दों के होते हैं, 3 पदों के होते हैं यूजुअली। 2 पद के होते हैं कुछ एक, बाकी 3 पद के, ज्यादा से ज्यादा 4 पद होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। उनके अंदर फिर ये नियम है ना, डायरेक्ट लगा सकते हैं कि द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों में से कोई सी भी है प्रस्तुत के साथ में, चलो राइट है, कुछ नहीं करना, कहीं और गड़बड़ होगी, ये निकालनी होती है। वो चीज चेक करने आ जाए ना, उसके बाद ट्रांसलेशन इतना मुश्किल नहीं लगता, तो वो चीज सीख लेना अच्छे से। गलतियां निकालना, जो अशुद्धि निकालने का काम होता है, उसका उसका प्रश्न ना 10 नंबर का आता है अशुद्धि का। या तो ये आएगा ट्रांसलेशन का, या फिर अशुद्धि का आएगा। अशुद्धि का आएगा तो 10 नंबर का आएगा। 10 प्रश्न होते, 10 सेंटेंस, उनकी अशुद्धि निकालनी होती है। 10 के 10 ठीक के 10 नंबर पूरे। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है संस्कृत। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बिंदी सही जगह लगानी है। कई बार बिंदियों की गलती हो जाती है, विसर्ग लगाना था पर हमने अनुस्वार लगा दिया, काम वही खत्म। हमने पूरा लिंग का लिंग बदल दिया। जैसे कि फलम फले फलानी, फल की प्रथमा विभक्ति एक वचन होती है फलम, राम की प्रथमा विभक्ति एक होती है राम। अगर हमने ये दोनों बिंदी आपस में एक्सचेंज कर दी तो हमने तो पूरा लिंग ही बदल डाला। हुआ ना चेंज? बिंदी से बहुत कुछ बदल जाता है, बाकी चीजों का तो ध्यान देना जरूरी होता है। संस्कृत सब्जेक्ट ही ऐसा है, छोटी सी गलती बहुत सारा। अभी जैसे हम मैथ्स के अंदर कई बार कोई डेरिवेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, मान लो 1 + 1 - कहीं पे भी गड़बड़ कर दी, पीछे का सारा डेरिवेशन बर्बाद हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? कुछ ऐसी सिचुएशन संस्कृत की होती है, एक बिंदी में गलत करी, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये ध्यान रखना होता है बस, उसके सिवा कुछ ध्यान नहीं रखना होता। ये ध्यान रखना शुरू शुरू में मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों लगता है कि कैसे बिंदी एक एक कैसे याद रखेंगे, लेकिन जब वो समझ में आने लगती है ना चीज, पढ़ के देखते हैं। एक चीज है कि संस्कृत को कभी म्यूट मत पढ़ना, उसको हमेशा बोल के पढ़ना। मतलब श्लोक पढ़ा है तो जैसे आप उसका उच्चारण करोगे ना, उच्चारण में जो फ्लो आएगा, तो जब आप उसको लिखोगे और आपने एक आधा वर्ड खा लिया है, उसको पढ़ के देखोगे ना, मन के अंदर ही, भले लाउडली कानों में, वैसे बोल के लाउड नहीं, एग्जाम में थोड़ी लाउडली बोल सकते हैं, पर यूँ होता है ना कई बार कि हम मन में बोलते हैं और हमें यूँ लगता है कि हमें हाँ बोला है, सुनाई दिया, उस टाइप का एक फीलिंग होती है अपने आप से बातें करने की। उसमें अगर हम बोलेंगे और उसका उच्चारण में फ्लो वैसा का वैसा आ रहा है, मतलब उसमें गलती नहीं है, तो फ्लो टूट रहा है कहीं पे, मतलब एक आधे वर्ड में गड़बड़ आ रही है। कौन सा सब्जेक्ट? संस्कृत। संस्कृत पढ़ने के लिए बुक, नोट्स पढ़ रहे हो ना, सफिशिएंट हो जाएंगे। इसमें मैं तुमको इम्पोर्टेंट है ना सूत्र बता दूंगी, पेपर के क्वेश्चन कैसे करना है वो बता दूँ। उसके बाद मुझे नहीं लगता अब तुमको किसी कोई बुक पढ़नी पड़ेगी। मैं तुमको जो दे रही हूँ ना, डायरेक्ट लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र में उठा के दे रही हूँ, डायरेक्ट काट भी नहीं रही ज्यादा। तो इसलिए इसमें से ज्यादातर ऐसे है जो मैं तुमको याद करने का नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो याद करना ही नहीं है। लघु सिद्धांत कौमुदी में डायरेक्ट बढ़ा रही हूँ, उससे ऊपर कोई बुक ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में रेफरेंस बुक की वही है। अगर आप चरक संहिता के अलावा किसी से चरक की चीज पढ़ना चाहोगे तो कहाँ पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाते। हाँ, बस यूं कह सकते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदी की कौन सी व्याख्या पढ़नी ठीक रहेगी, पर उसकी जरूरत मुझे नहीं लगता है। मैंने काफी सरल कर दी है लाइन, उसमें तो बहुत ही भारी लाइनें लिखी होती किसी किसी बुक के अंदर। इतनी ज्यादा तत्सम वाली हिंदी होती है, हम बोलते हैं मिक्स्ड हिंदी, और वो हिंदी होती है बिल्कुल शुद्ध संस्कृत वाली जैसी। कई बार समझ में भी नहीं आता वो बोलना क्या चाह रहे हैं, ऐसा कई बार होता है, तो देखना पड़ता है कई बार। इस वजह से बुक के मामले में इस बात पे निश्चिंत रहो, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर जितने सूत्र वगैरह हैं मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम के सारे ही करवा रही हूँ मैं तो। और पंचकर्म की मेन जो बुक है वो वाली मैं एज इट इज करा दूंगी। वैदिक सुभाषित साहित्यम का एक ही राइटर है, उसने एक ही लिखी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है।
और सुश्रुत के श्लोक डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ। बुक का आवश्यकता वैसे पढ़नी नहीं चाहिए, पर बाकी ऐसा कहते हैं ग्रामर पढ़नी लघु सिद्धांत कौमुदी से ठीक रहती है। उसमें 2-3 आती है व्याख्याएं ढंग की। तो पुरानी जो भैवी व्याख्या वगैरह है, इनकी लैंग्वेज तो बहुत ज्यादा टिपिकल है। उसके मुकाबले तो ये चौखंबा की व्याख्या करके नाम याद नहीं, दूसरी एक अर्कनाथ चौधरी की, ये ठीक आती है लघु सिद्धांत कौमुदी। इनकी लैंग्वेज थोड़ी इजी रहती है। हाँ, कुछ कह रहे थे भाई? मैं ये कह रहा हूँ अगर सब संस्कृत बोलते तो सही रहता। सब संस्कृत बोलते तो हाँ, तब तो बहुत सही रहता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। पता है, एक शब्द के अंदर बहुत सारी चीजें बोलने में आ जाती है। हिंदी में वही 4 लाइनें हम समझाने में वर्ड कम पड़ जाते हैं, लेकिन संस्कृत की जो डिक्शनरी, एक तरीके से शब्दों का जो भंडार है संस्कृत का, बहुत वास्ट है। उसमें से कुछ छूटता नहीं है। जैसे कि हम मेडिकल पढ़ते हैं तो भी हम उसका पूरा ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं कर सकते, बहुत सारे वर्ड है जो एज इट इज लेने पड़ेंगे। और जब हम संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं ना, आपको पूरा ट्रांसलेशन तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदी की खुद की जो भंडार ग्रह है, शब्दों का भंडार, वो थोड़ा छोटा पड़ता है बाकियों के मुकाबले। वो रीजन पता है क्या है? मेडिकल जो लैंग्वेज है वो क्या उठाती है, अपने शब्द कहाँ से उठाती है? ग्रीक, लैटिन, जो पुरानी भाषा है, उनको आप संस्कृत की भांति बोल सकते हो, उनसे उठाती है और उनसे वर्ड बनता है, बिल्कुल वैसे जैसे संस्कृत से उठाते हैं, संस्कृत से वर्ड बनता है। ठीक है। और इन जो लैंग्वेजेस का भंडार है वो बड़ा है ग्रीक लैटिन का। क्यों? क्योंकि ये भी इस तरह की लैंग्वेजेस है जो शब्द बना रही है। इंग्लिश ऐसा नहीं करती है। इंग्लिश नए शब्द नहीं बनाती है, उसकी सिर्फ रूढ़ शब्द है जो इनसे निकल निकल के आए हैं, खुद नए शब्द नहीं बनाती। उनका ओरिजिनेशन बहुत पहले हो रखा है, नए शब्द अब नहीं बना सकते। लेकिन संस्कृत के अंदर आप धातुओं के अंदर प्रत्यय लगा के आज भी नए शब्द बना सकते हैं। बनाना कोई नहीं चाहता क्योंकि ये प्रयोजन में नहीं है। प्रयोजन में आ जाए ना, तो अभी की जितनी टेक्निक्स नहीं निकली है उनके सारे इंग्लिश वर्ड हैं। अब यहाँ की अगर इंडियन टेक्निक्स निकले तो उनके संस्कृत वर्ड निकलने लगेंगे। लेकिन उनको बनाए कौन? टेक्नीशियन होता है इंग्लिश मीडियम का। संस्कृत वालों से तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। मिलेंगे तो आपस में कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग चलती है। इस वजह से ऐसा होता है। ये फ्रीक्वेंसी मिल जाए ना, तो सारे के सारे शब्द ना संस्कृत के खुद के बने। इंडियन टेक्नोलॉजी के इंडियन वर्ड्स लैटिन और ग्रीक से नहीं लाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसी उनकी मान्यता वैसे इसकी भी है। ऐसी बात नहीं है। किसी भी चीज को वो कैसे काम कर रही है उस वाली चीजों से, जब जैसे कि हम मान लें कोई भी शब्द ग्रीक या लैटिन से निकल के बना है, साइंटिफिक वर्ड कोई भी, या तो वो किसी जो खोज करता है उसके नाम पे बनता है, या फिर वो अपने लक्षणों के आधार पर किसी ग्रीक या लैटिन वर्ड से बनता है, तो उसका एक अर्थ होता है निश्चित, उसके अकॉर्डिंग बनता है। वैसे वैसे संस्कृत में किसी भी चीज का जो काम है उससे रिलेटेड अगर कोई धातु है और उससे रिलेटेड, उसके काम से रिलेटेड कोई प्रत्यय लगाकर हम उससे बहुत ही शानदार शब्द बना सकते हैं। हाँ, बच्चे बोर हो रहे होंगे मेरी बातों से। तो ये थी हमारी पंचमी विभक्ति जो कंप्लीट हो गई। ये लास्ट था उसका सूत्र। इसके बाद आती है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी हम आज 2 ही सूत्र पढ़ेंगे, सिर्फ 2। ठीक है। और वो भी हम पढ़ेंगे वापस क्लास ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि इसके सिर्फ 5 मिनट बाकी है। और 2 सूत्रों के बीच में बत्ती गुल होगी तो फिर भी वैसे करनी पड़ेगी, फिर वो छोटी सी वीडियो पूरा बनेगी। इसलिए मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ। 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन, मतलब हठात फिर से ज्वाइन करना, फिर हम षष्ठी विभक्ति के 2 सूत्र अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। अभी मैं इसको स्टॉप करती हूँ।